हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अपने घर में हेल्दी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि डेली हम लोग वीडियोस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए अलग अलग सेक्शन से। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं। उसमें मैंने एनडीए एग्ज़ाम की कंप्लीट डिटेल आपको दी है कि क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद फर्दर आपको किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा फाइनली ऑफिसर बनने के लिए। अब उसी सीरीज़ के अंदर मैं आज आपके लिए और एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसके अंदर मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक। जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व कॉमन एरर क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ लोग इसको एरर फाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, जो पेपर मैंने आपके लिए लिया है वो 2016 एनडीए का पेपर है, उसी का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ और ये सीरीज़ डेली चलेगी। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन करवाऊँगा। डायरेक्शन पढ़ते हैं कि कॉमन एरर के अंदर आपको करना क्या है। ईच क्वेश्चन इन दिस सेक्शन हैज़ अ सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइंड पार्ट लेबल्ड ए बी एंड सी। जो भी क्वेश्चन रहेगा सेंटेंस का उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और पार्ट्स को अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा ए, बी और सी। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट एंड इंडिकेट योर रेस्पॉन्स इन द आंसर शीट अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग लेटर ए और बी और सी। तो अगर आपको अंडरलाइन पार्ट में जहाँ पे भी लगता है कि ग्रामेटिकली एरर है तो आप ए, बी और सी को उसमें से चूज कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड नो एरर योर रेस्पॉन्स शुड बी इंडिकेटेड एज डी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट्स एरर का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि एरर निकालना ही निकालना है, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तो उस सीरीज़ के अंदर आपका आंसर होगा नो एरर, दैट इज़ डी ऑप्शन। डी में हमेशा आपको नो एरर मिलेगा। तो आइए चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं एनडीए 2016 के पेपर में जो एरर के क्वेश्चंस आए थे वही मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल अ ड्राइव अ कार एट वेरी हाई स्पीड, नो एरर। ठीक है, डी सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस का मीनिंग क्या है। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो हैबिचुअल है, मतलब आदी है गाड़ी चलाने का एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, कि मेरा जो दोस्त है वो गाड़ी हमेशा तेज़ स्पीड में चलाता है। तो देखिए इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वॉज के बाद यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, हैबिचुअल नज़र आ रहा है। तो देखिए वॉज के बाद में यहाँ पे ये एक पास्ट हैबिट है। ठीक है, और वॉज वर्ब के साथ पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो हैबिचुअल लिखना गलत हुआ, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैबिचुएटेड यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैबिचुएटेड। और उसके बाद में ये एक फ्रेज बनता है, जब भी आप पास्ट टाइम में हैबिट बताना चाहते हैं तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, इसको हम लोग अगर थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करें ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको हम लोग जिरंड बोलते हैं। ठीक है, जिरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आफ्टर टू। जनरली अगर टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आती है तो हम लोग इसको ग्रामर में क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेज बनेगी हैबिचुएटेड, पास्ट हैबिट आप बताना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको जिरंड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट बन के क्या आएगा, हैबिचुएटेड टू ड्राइविंग। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, हैबिचुएटेड टू ड्राइविंग। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा माई फ्रेंड वॉज हैबिचुएटेड टू ड्राइविंग अ कार एट वेरी हाई स्पीड।
कि मेरा जो दोस्त है वो गाड़ी चलाने का या कार चलाने का आदी था बहुत तेज़ स्पीड पे। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसके अंदर बी पार्ट में एरर हो गया। कौन से पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट, नो एरर। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। ये बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रीय मॉर्न, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा। मॉर्न वर्ब का मीनिंग होता है शोक। ठीक है, कोई एक जिसको बोलते हैं कि डिसअपॉइंटिंग घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, तो उस पर अगर आप दुख प्रकट करते हैं तो उसके लिए आप मॉर्न वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय शोक का दिन था। ठीक है, राष्ट्रीय शोक का दिन कब होता है? जब कोई राष्ट्र का बड़ा नेता मर जाता है, कोई राष्ट्र का बड़ा ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसने राष्ट्र के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, तो उसको अपन नेशनल मॉर्निंग घोषित करते हैं। तो उस दिन सारे ऑफिसेज बंद थे और जो राष्ट्रीय ध्वज था, देखिए जब भी कोई राष्ट्र का बड़ा नेता या ऑफिसर शहीद होता है तो जो हमारा झंडा है उसको थोड़ा सा झुकाया जाता है। तो यही उसने बोला है कि उस दिन राष्ट्रीय जो झंडा था वो आधा उसको नीचे लेके आ गया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। अब यहाँ पे अगर दें तो बीइंग जो है ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस पार्ट में यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए ये स्ट्रक्चर कंपलसरी होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा और वो सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे और नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है? इट का यूज़ किया है। तो इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ए पार्ट में एरर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू आर वांटिंग टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, नो एरर। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर आप पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ श्योर करनी होगी कि वो आपको ना देख पाएँ। अगर पक्षियों ने आपको देख लिया तो वो आपके सामने घोंसला नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ़ यू आर वांटिंग, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखने की कोशिश करी गई है, बट ये लिखा पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि ये एक तरीके से आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। ठीक है, घोषणा कर रहे हैं। तो किसी डिक्लेरेशन की अगर बात कही जाए तो डिक्लेरेशन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। तो यहाँ आर वांटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गलत होगा, आपको लिखना पड़ेगा इफ़ यू वांट। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली ए पार्ट में इस सेंटेंस के अंदर क्या हो गया? एरर हो गया। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ही डज नॉट लिसन टू वॉट आई से ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ही डज नॉट लिसन टू वॉट आई से, वो नहीं सुनता है मैं जो उससे कहता हूँ, यद्यपि वो जो है मैं उसको हमेशा सलाह देता हूँ या काफ़ी लंबे समय से सलाह दे रहा हूँ। तो देखिए सिंस और फॉर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंस और फॉर का। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें इनको यूज़ किया जाता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंस जो है ये इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस किसके लिए यूज़ किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब आपको फिक्स टाइम दे दिया गया हो। और फॉर जो है ये आपका यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि। तो देखिए यहाँ पे फॉर लगा हुआ है कि लंबे समय से उसको सलाह दे रहा हूँ लेकिन वो मेरी नहीं सुनता है। तो यहाँ पे एम एडवाइजिंग, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो ये तो गलत हो गया। हमको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यू हैव टू राइट आई हैव बीन एडवाइजिंग, दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा?
आई हैव बीन एडवाइजिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में सी सेक्शन में एरर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एनडीए सीडीएस की बात करूँ तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ मोस्ट असेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। ये बोलना चाह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग दोपहर से पहले, नून से कंफ्यूज नहीं ना, नून इट इज़ बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर आफ्टरनून, दोपहर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बोलना चाह रहा है कि हमारे लिए दोपहर से पहले स्टेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ट्रेन मिस ना हो। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखिए एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। लेस्ट जो वर्ब है ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, लेस्ट के साथ हम लोग कभी भी नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेस्ट के साथ कभी भी किसका यूज़ नहीं कर सकते, नॉट का। और लेस्ट नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय मॉडल शुड। लेस्ट के बाद में हमेशा क्या लगता है, शुड। तो देखिए यहाँ पे लेस्ट के बाद आपको शुड नजर आया। अगर कोई और मॉडल आप यूज कर लेते, फॉर एग्जांपल मैं मस्ट कर देता, मे कर देता, कैन कर देता, तो वो सारे क्या हो जाते, गलत हो जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी आपको आगे के एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे इट इज मोस्ट लिखना सही नहीं है, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना गलत है। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाता है जब हम लोग एक से ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हो या किसी की बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी बताना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो मोस्ट का इस्तेमाल करना गलत है। यहाँ पे हमको किसका यूज करना पड़ेगा, वेरी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में एरर हो गया, ए सेक्शन में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। मैंने उससे पूछा कि कौन सी चीज उसे वहां लेकर के आई है, क्या ऐसी चीज हुई कि वो वहां पे आ गया। तो देखिए पास्ट में चल रहा है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, हिम देयर। तो इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नो एरर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस गलत ही हो, कई बार आपका आंसर क्या निकल के आएगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम। गार्ड्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो आपके पास वर्ब है डेयर और एक आपके पास वर्ब है नीड। जब भी हम लोग इनको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, देखिए यहाँ डेयर नॉट है, इसी तरीके से नीड नॉट भी हो सकता है, डेयर नॉट या नीड नॉट। तो इनके बाद हम लोग कभी भी इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था तो इन्फिनिटिव और जिरेंट की बात करी थी, तो वहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोबारा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी डेयर और नीड नेगेटिव में यूज होते हैं तो इनके बाद इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते, कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। डायरेक्ट किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे टू हार्म लिखना गलत हुआ, सीधा लिखा जाएगा क्या, हार्म। तो द गार्ड्स डेयर नॉट हार्म हिम, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी पार्ट में। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल लुक्स वेरी टायर्ड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 days एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स। प्रिंसिपल साहब बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्यों? क्योंकि उनके विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी है, पिछले 15 दिन से हड़ताल चल रही है, और वो हड़ताल जो है उन्होंने विरोध, प्रोटेस्ट का मतलब होता है टू अपोज समवन। ठीक है, प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है, टू अपोज समवन। तो वो विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कोई एक अनुशासनात्मक कार्रवाई करी थी कुछ बदमाश विद्यार्थियों के खिलाफ, तो सारे विद्यार्थियों ने मिलकर हड़ताल कर दी। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको सिंस और फॉर के ऊपर डिस्कशन किया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो दोबारा कॉन्सेप्ट आ गया, सिंस और फॉर है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो आर जो है ये तो प्रेजेंट सिंपल का वर्ब है, तो आर ऑन स्ट्राइक गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा हैव बीन ऑन स्ट्राइक।
क्या लिखना पड़ेगा, हैव बीन ऑन स्ट्राइक। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग वॉज एम्बेरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन। राजा जो था एम्बेरेस था, एम्बेरेस को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, शर्मिंदा, ठीक है, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करें, तो राजा बहुत शर्मिंदा था जब उन्हें सबूत मिले अपनी ही रानी के खिलाफ। जब राजा ने ये पाया कि उन्हीं की रानी की कहीं ना कहीं कोई गलती है, उनके खिलाफ उनको सबूत मिले, तो राजा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, दुखी हुआ। तो देखिए एविडेंस जो है ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। एविडेंस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। तो इसको प्लूरलाइज करना पॉसिबल नहीं है, ऐसी है ये इसके साथ नहीं लगा सकते। आपने तो लिख दिया एविडेंसेस, तो ये गलत हो गया। क्या लिखना पड़ेगा, एविडेंस। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, बी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं एरर सेक्शन से। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एनालाइज किया था अपन ने कि भाई कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो एरर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन, एज आई प्रेफर कॉफी देन टी, माई फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी वेन एवर आई विजिट देम। ये बोलना चाह रहा है कि मैं कॉफ़ी को प्राथमिकता देता हूँ चाय पे, मतलब मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ चाय के मुकाबले, इसलिए मेरे दोस्त हमेशा जहमत उठाते हैं। यहाँ पे ऑलवेज टेक द ट्रबल का मतलब क्या है कि वो मेरे लिए ये जहमत उठाते हैं। क्या जहमत उठाते हैं, एक कॉफ़ी का कप वो मेरे लिए लेके आते हैं। मतलब सारे लोग चाय पीते हैं बट मैं कॉफ़ी पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ, तो वो मेरे लिए अलग से कॉफ़ी लेकर के आते हैं। इस तरीके से सेंटेंस है जब भी वो उनके घर जाता है दोस्तों से मिलने। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। प्रेफर जो है ये एक लैटिन एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, लैटिन एडजेक्टिव, ओके। अब लैटिन एडजेक्टिव के साथ कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके साथ जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो देन का यूज़ नहीं कर सकते, किसका यूज़ करते हैं, टू का। इसी तरीके से वर्ड आपको बताता हूँ, जूनियर, ये भी एक लैटिन एडजेक्टिव है, इसके साथ भी टू लगेगा। वर्ड बताता हूँ, सीनियर, ये भी एक लैटिन एडजेक्टिव है, इसके साथ भी टू लगेगा। वर्ड है प्रेफरेबल, प्रेफर की जगह अगर प्रेफरेबल भी होता तो भी आप क्या लगाते, टू। तो यहाँ पे तो आपने प्रेफर के साथ क्या लगा दिया, देन लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। क्या लगाना पड़ेगा, प्रेफर टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में कौन से पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में। तो ये 10 क्वेश्चंस थे एनडीए 2016 के पेपर के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। डेली ये सीरीज़ मैं आपके लिए चालू रखूँगा और अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आपको मैं लास्ट ईयर्स के सॉल्व करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।